ने तो देश की सुरक्षा, वंशवाद, भ्रष्टाचार, उन बातों को लेता हूं और दूसरी तरफ विकास की चर्चा करता हूं। लेकिन कुछ लोगों को जैसे ही मैं वंशवाद बोलता हूं, भ्रष्टाचार बोलता हूं, देश की सुरक्षा की बात करता हूं, तो मैं बोलता यहां हूं और उनको बिजली का करंट वहां लगता है। और फिर करंट लगता है तो कैसा मुंह से कुछ न कुछ निकलता है। ऐसा उनके मुंह से भी गाली गलौज। ये दौर चुनाव के पहले 2 चरण के बाद तो ये जरा और तेज हो गया है। पहले दिन में 50 गाली देते थे, अब 100 दे रहे हैं। पहले ऊंची आवाज से बोलते हैं, अब चिक चिक करके बोल रहे हैं। और उसका कारण क्या है मालूम है? पहले 2 चरण के मतदान ने देश भर से जो संदेश आ रहे हैं, इनको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। लेकिन आज 5 साल के बाद क्या हर हिंदुस्तानी दुनिया के 7 फुट वाला इंसान होगा तो भी, चमड़ी का रंग कोई भी होगा तो भी आंख में आंख मिलाकर के बात कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? भाइयों बहनों, न सिर्फ सरकार, हर हिंदुस्तानी सीना तान करके खड़ा हुआ है। ये कैसे हुआ? ये इतना बड़ा दुनिया में जय जयकार कैसे हुआ? क्यों इधर कुछ हो नहीं रहा है? ये महिलाएं उधर देख रही हैं। ये कैसे हुआ? मोदी 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 आप कर रहे हैं, मोदी ने नहीं किया है। ये आपके एक वोट की ताकत है, वोट की ताकत। आपने सही बटन दबाया, दुनिया के सामने हिंदुस्तान ताकत बन के खड़ा हो गया। ये ताकत है आपके वोट की। ये आपके एक वोट की ताकत है कि आज भारत अपने सामने मौजूद चुनौतियों का डट करके मुकाबला कर रहा है। आप पिछले 1 हफ्ते की घटनाओं को देख लीजिए। इस दौरान आसपास के देशों में कई बम फूटे। कल भी श्रीलंका में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, और वो भी ईस्टर के पवित्र दिन, जब चर्च में लोग इकट्ठे होकर के दिव्यात्मा की अनुभूति कर रहे थे, दिव्यात्मा में लीन थे, शांति का संदेश दे रहे थे, तब नर राक्षसों ने आकर के उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उनका कोई गुनाह नहीं था, कोई दोष नहीं था। वे अपनी आस्था के अनुसार दिव्यात्मा का स्मरण करते हुए उसके रास्ते पर चलने का संकल्प ले रहे थे। साथियों, आप याद कीजिए, 2014 से पहले भारत की स्थिति क्या थी? आए दिन देश के अलग अलग कोने में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? कभी मुंबई में बम धमाका, कभी पुणे में बम धमाका, कभी हैदराबाद में बम धमाका, कभी काशी में बम धमाका, कभी अयोध्या में बम धमाका, कभी जम्मू में बम धमाका। होता था कि नहीं होता था? और तब यहां कांग्रेस और एनसीपी की सरकार
और अपने बड़ा खैरखा मानने वाले लोग यहां बैठे थे सरकार में, बड़े अनुभवी बताने वाले बैठे थे। सरकार क्या करती थी भाई उस समय? बम धमाके होते थे, क्या करते थे लोग? श्रद्धांजलि सभाएं करते थे और क्या करते थे? शोक मनाते थे। उनकी सरकार दुनिया भर में पाकिस्तान के नाम पर रोती रहती थी। देखिए पाकिस्तान हमारे देश में आके ऐसा करता है, देखिए पाकिस्तान हमारे देश में ऐसा करता है। लेकिन आपके इस चौकीदार ने क्या किया? आपके इस चौकीदार ने कांग्रेस एनसीपी सरकारों की इस डरपोक रीति नीति को बदल दिया। हमने आतंकी फैक्ट्री में घुसकर बिना किसी भेदभाव सफा चट करके आ गए। परिणाम आपके सामने है। आज आतंकवाद, जो कभी हिंदुस्तान के हर कोने में बम धमाका करने की ताकत रखता था, धीरे धीरे सिकुड़ता जम्मू कश्मीर के कुछ ही क्षेत्र में सिमट गया है। और वहां भी कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता है कि हमारे जवानों उनको खोज करके रात भर गोलियां चलाते हैं और सुबह होते होते खेल पूरा कर देते हैं। आज हर आतंकी को पता है कि अगर देश के किसी हिस्से में बम धमाका किया तो ये मोदी है, ये उन्हें पाताल में भी खोजकर सजा देगा और उनके आकाओं को भी खत्म करके रहेगा। भाइयों और बहनों, साथियों, कांग्रेस में आपको कांग्रेस की एक चालाकी के बारे में भी बताना चाहता हूं। ये चालाकी ये है कि बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए फसलों की कीमत से खेल करना। आपने देखा होगा भाइयों, जैसे ही महंगाई जरा भी बढ़ती है, कांग्रेस अपने दरबारियों को मध्यम वर्ग की गृहिणियों के पास भेज करके इंटरव्यू करवाती है और फिर वो चिल्लाती हैं, दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया, और पूरे देश में चला देते हैं। उस वक्त उसे किसान याद नहीं आता है। और अगर दाम गिर जाते हैं, प्याज के दाम कम हो गए, टमाटर का दाम कम हो गया, तो फिर क्या करते हैं? किसान के पास पहुंच जाते हैं और टीवी पर उनकी बाइट लेते हैं और किसान कहता है देखो हम लूट गए। ये ऐसे बदमाशी करते थे। महंगाई बढ़ी तो हाउसवाइफ को पूछो, अगर प्याज, आलू, टमाटर का दाम गिरा तो किसान को पूछो। लेकिन जो बिचौलिए जो माल खा जाते हैं, उनकी बात छुपा देते थे। और आपकी मुसीबत का कारण उपभोक्ता नहीं है, वो तो आवश्यक पैसे देने के लिए हमेशा तैयार होता है। आपकी मुसीबत का कारण किसान का पसीना नहीं है, आपकी मुसीबत का कारण ये बिचौलिए हैं, बिचौलिए। और मोदी ने लड़ाई जो लड़ी है ना, ये बिचौलियों के खिलाफ लड़ी है। इतने वर्षों के राज में कांग्रेस ने किसान और उपभोक्ता के बीच सीधा संबंध बनने ही नहीं दिया। अब हमारी सरकार बिचौलियों के राज को खत्म करने के लिए काम कर रही है। जैसे डेयरी सेक्टर में सहकारी संगठन होते हैं, वैसे ही अन्य कृषि सेंटरों में फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ बनाए जा रहे हैं। देश में 22,000 से ज्यादा ग्रामीण हाटों को विकसित किया जा रहा है। ये काम किसानों और ग्राहकों के बीच की दूरी को खत्म करेंगे और किसानों को उसकी मेहनत की उचित
कीमत मिलेगी। साथियों, मुझे बताया गया है कि कांग्रेस यहां नदियों के पानी को लेकर के तरह तरह की अफवाह फैला रही है। लोगों से झूठ बोल करके, उन्हें गुमराह करके वोट पाने का एक कांग्रेस का बहुत पुराना तरीका है। मैं इस क्षेत्र के लोगों से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोगों की इच्छा के खिलाफ कोई कुछ नहीं करेगा और न ही कुछ कर पाएगा। ये मैं आपको सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं। इसलिए जो कांग्रेस अफवाहें फैला रही है, इतना ही नहीं, एचएएल के लेकर अफवाहें फैलाए रहे। अरे तुमने तो उसका गला घोंट दिया, सारे एचएएल को खत्म कर दिया। हमने मेक इन इंडिया के तरह डिफेंस के हर चीज के उत्पादन बढ़ा दिया है। नए नए डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। हम तो ताकत देने वाले हैं और मेरे शब्द लिख रखिए, 10 साल के भीतर भीतर इसकी ताकत 2 गुना 3 गुना होकर के रहने वाली है। साथियों, देश की सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान की चौकीदारी आपके हाथ में है। आपको इस चौकीदार को मजबूत करना है। डिंडोरी और धुले में कमल के निशान पर और नासिक में धनुष बाण पर बटन दबाएंगे तो आपका हर वोट मोदी के खाते में आएगा। भाइयों बहनों, आप मुझे कहिए, हमारा देश मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज की दुनिया में देश मजबूत होना जरूरी है कि नहीं है? मजबूत देश के लिए मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? और मजबूत देश की सरकार चलाने के लिए मजबूत प्रधानमंत्री भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे बताइए, आज ये जितने चेहरे आप देख रहे हो, उसमें मजबूती किसके पर भरोसा है आपका? किस पर भरोसा है? गांव में किसी को भी पूछ लीजिए, किस पर भरोसा है? तो जिस पर भरोसा है उसको देश का कमान दोगे कि जिस पर भरोसा ही नहीं है उस पर प्रयोग करोगे? पिछले 5 सालों में चौकीदार ने अनिल अंबानी की, मेहुल चोकसी की, नीरव मोदी की, इन चोरों की चौकीदारी की। 5,55,000 करोड़ रुपए चौकीदार ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15 लोगों को दिया है। आपका पैसा छीनकर, आपके जेब में से पैसा निकालकर अनिल अंबानी जैसे चोरों के जेब में डाला है। जो भी हमने आपके लिए किया उसको उन्होंने छीना। अमेठी से, आपसे, तिलोई से, फूड पार्क, जो अमेठी को, रायबरेली को उत्तर प्रदेश का सेंटर बना देता। पूरे देश में, पूरी दुनिया में आपके फल सब्जी भेजे जाते। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ हिंदुस्तान की जनता से चोरी नहीं की है भाइयों बहनों, सबसे ज्यादा चोरी चौकीदार ने आप लोगों से की है। पिछले 5 साल में जो भी हमने आपके लिए किया, नरेंद्र मोदी जी ने आपसे छीना। हमने यहां अस्पताल बनाया, उसको नहीं बनने दे रहे थे, और फिर आपसे कहते हैं कि हमने किया। आप याद रखिए, आपके साथ, अमेठी के साथ सौतेला व्यवहार किया है इन लोगों ने, आपको नुकसान पहुंचाया है। और मैं आपको बता रहा हूं, जो भी इन्होंने आपसे लिया, जो भी इन्होंने आपसे लिया, मैं उसका दुगना आपको वापस डालूंगा। 3,60,000 रुपए 5 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान की सरकार दे सकती है। और ये जो चौकीदार है, ये घूम घूम के कहता है सरकार के पास पैसा नहीं, क्योंकि
फिर कहता है, ये चौकीदार कहता है, पहले पूरे देश में दिन भर किसानों के खेत आवारा पशु खाते हैं। अभी आते वक्त मैंने देखा, भाई और बहनों, आपने किसान के घर के सामने कभी चौकीदार देखा है? मजदूर के घर के सामने चौकीदार देखा है? ये माताएं बहनें आई हैं, इनके घर के सामने क्या चौकीदार है? ये युवा खड़ा है, इसके सामने, घर के सामने चौकीदार है ना? मगर पिछले 5 सालों में हर किसान ने रात भर अपने स्वयं अपने खेत की चौकीदारी की है। क्यों? नरेंद्र मोदी ने आवारा पशु आपके घर में भेजा है। अब चौकीदार कहता, पहले कहता था मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, 56 इंच का सीना है, मुझे चौकीदार बनाओ। राफेल मामला पकड़ा जाता है, अनिल अंबानी मोदी की चोरी पकड़ी जाती है, चौकीदार कहता है हम सब चौकीदार, पूरा देश चौकीदार। नरेंद्र मोदी जी, जब आप प्रधानमंत्री बने थे, आपने ये नहीं कहा था। आपने कहा था कि मुझे चौकीदार बनाओ और मैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। पता लगा आपने तिलोई की जनता को, अमेठी की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को बैंक के सामने खड़ा किया। ऐसी धूप में पूरा हिंदुस्तान लाइन में खड़ा हुआ। इनके जेब में से चौकीदार ने पैसा निकाला, आपके जेब में से, माता जी, आपके जेब में से चौकीदार ने पैसा निकाला। आपके जेब में से, जो नीला कुर्ता पहने, आपकी जेब में से चौकीदार ने पैसा निकाला। जब आप बैंक के सामने खड़े थे, आप मुझे बताओ, आपके साथ क्या हिंदुस्तान के चोर खड़े थे? क्या काले धन वाले खड़े थे? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी खड़ा था, अनिल अंबानी खड़ा था क्या? नहीं, हिंदुस्तान के ईमानदार लोग खड़े थे। लाखों करोड़ रुपए आपके जेब से निकाल के चौकीदार ने नीरव मोदी के बैंक अकाउंट में डाला है। 35,000 करोड़ रुपए, 1 साल का मनरेगा पैसा एक व्यक्ति को पकड़ाया। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि नरेंद्र मोदी जी मेरे पास आए, मुझे कहते हैं कि अगर आपको राफेल हवाई जहाज खरीदना है तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे। पहला काम, एचएएल कंपनी को परे कीजिए, सरकारी कंपनी, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। दूसरा काम, 526 करोड़ का हवाई जहाज मत खरीदिए, 1600 करोड़ रुपए का खरीदिए। तीसरा काम, अमेठी में जो एचएएल की फैक्ट्री है, उधर राफेल हवाई जहाज नहीं बने। बेंगलोर में जो एचएएल की फैक्ट्री है, उधर हवाई जहाज ना बने। हवाई जहाज फ्रांस में बनाइए, क्योंकि 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डालने हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने, मैं नहीं कह रहा हूं भाइयों और बहनों, तिलोई की जनता, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने इसे ये 3 चीजें बताई, और इसीलिए उसने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट छीना। इसीलिए 126 हवाई जहाज नहीं खरीदे गए, 36 हवाई जहाज खरीदे गए, और इसीलिए हिंदुस्तान में, अमेठी में, बेंगलोर में, शायद तिलोई में राफेल हवाई जहाज की फैक्ट्री नहीं लग सकती। यह है चौकीदार का काम।